Hello everyone. Our today's topic for discussion is FTIR. In this video lecture we will discuss about the principal instrumentation and advantages of FTIR over dispersive spectrometer. So FTIR stands for the Fourier transform IR spectrometer. F for Fourier, T for transform and IR spectrometers. This FTIR depends upon a mathematical conversion जिससे इंटरफेरोग्राम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज होता है. So what is time domain? Time domain is a plot of intensity versus time. And what is frequency domain? It is a plot of intensity versus frequency. और इसी चेंज को जो हमारा चेंज हो रहा है टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसे हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. और इसी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज़ करके हमारा बना हुआ है FTIR. सो FTIR इज़ अ मॉडर्न IR एब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट्स यूज फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक विथ अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर. माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर में. And this Fourier transformation converts this interferogram obtained from interferometer from time domain to the frequency domain, and this is the basic principle which is involved in the FTIR. इस इंस्ट्रूमेंट में हम इंटरफेरोग्राम में पाथ डिफरेंस को जनरेट करते हैं बिटवीन द टू ऑप्टिकल पाथवेज जो हमारे पास मूवेबल मिरर और फिक्स्ड मिरर की वजह से प्रोड्यूस होता है. ये पाथ डिफरेंस ही हमें डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस देते हैं. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के जो हम हमारे सैंपल से पास करते हैं. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि IR में वी कैन यूज़ द वेव नंबर इन प्लेस ऑफ वेव लेंथ एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज कन्वर्टेड टू वेव नंबर विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द पाथ डिफरेंस इन द FTIR. एंड ये सभी प्रोसेस कंट्रोल होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन एक्यूरेटली मेजर द वेव नंबर ऑफ द रेडिएशन पासिंग थ्रू द सैंपल. और इसी वजह से हम कहते हैं कि FTIR हमें मोर एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट देते हैं एज कंपेयर टू द डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर. तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन. सिंपल डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर की ही तरह FTIR में भी हमारे पास एक रेडिएशन सोर्स होता है. ये रेडिएशन सोर्स कोई से भी हो सकते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे. रेडिएशन सोर्स से आने वाली जो हमारी लाइट है वो कॉलीमीटर से पास होती है और कॉलीमीटर से पास होने के बाद हमारे पास इंटरफेरोमीटर में पहुंचती है. इंटरफेरोमीटर के ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. इंटरफेरोमीटर से आने वाली लाइट सैंपल पर पास होती है और फाइनली ये डिटेक्ट होती है डिटेक्टर से. इन सभी इंस्ट्रूमेंट पोर्शन में आप ये देख पा रहे होंगे कि कहीं भी हमने मोनोक्रोमेटर्स का यूज़ नहीं किया है और इसी वजह से जो इंटायर रेडिएशन रेंज है वो पास होती है हमारे सैंपल पर और मच टाइम इज सेव्ड विच इज़ ऑल्सो अनदर एडवांटेज ऑफ FTIR. तो आइए समझ लेते हैं हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर को डिटेल में. तो अगर इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्शन की बात करें तो हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर में होता है एक बीम स्प्लिटर, जो आपको यहाँ पर एक बीम स्प्लिटर दिखाई पड़ रहा है. ये बीम स्प्लिटर बना होता है हमारे पास जर्मेनियम कोटेड ऑन KBr से और ये रेडिएशन सोर्स से जो लाइट आ रही है उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. इस इंटरफेरोमीटर के दो और इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. एक है हमारे पास स्टेशनरी मिरर और दूसरा है हमारे पास मूविंग मिरर. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंटरफेरोमीटर में 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज़ द बीम स्प्लिटर, सेकेंड इज़ द स्टेशनरी मिरर एंड द थर्ड इज़ द मूविंग मिरर.
बीम स्प्लिटर से आने वाली लाइट रेडिएशन सोर्स से आने वाली लाइट बीम स्प्लिटर से दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट हमारे पास स्टेशनरी मिरर पर जाता है और दूसरा पार्ट हमारे पास मूविंग मिरर पर जाता है। आइए समझ लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। मान लीजिए कि हमारे पास रेडिएशन सोर्स से एक लाइट आ रही है और बीम स्प्लिटर उसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट हमारे पास स्टेशनरी मिरर पर जा रहा है और दूसरा पार्ट हमारे पास मूवेबल मिरर पर जा रहा है। इन दोनों ही मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है, यहाँ पर जो लाइट पहुँच रही है वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर जो लाइट पहुँच रही है वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इन दोनों ही मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो वापस से बीम स्प्लिटर पर आती है। अब हम दो कंडीशन को कंसीडर करेंगे। हमारे पास दो कंडीशन है। पहला, जब हमारे पास पाथ डिफरेंस 0 है। जब हमारे पास पाथ डिफरेंस 0 होगा तो वो कंडीशन कौन सी होगी, पहले इसे समझ लेते हैं। हमारे जो भी रेडिएशन सोर्स है वो बीम स्प्लिटर से दो पार्ट में आने वाली रेडिएशन सोर्स से आने वाली लाइट बीम स्प्लिटर दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक जा रही है मूवेबल मिरर पे और दूसरी जा रही है स्टेशनरी मिरर पर। अगर इन दोनों मिरर पर पहुंचने की जो पाथ लेंथ है वो सिमिलर है, बिल्कुल सेम पाथ लेंथ कवर हो रही है, जैसा कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ, तो उस कंडीशन में जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर दूसरी जो कंडीशन है उसमें अगर मैं इस मूवेबल मिरर को मूव कर देती हूँ, एज्यूम कर लेते हैं इस मूवेबल मिरर को मैंने यहाँ पर मूव कर दिया है, तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये पाथ लेंथ छोटा हो गया है और ये पाथ लेंथ अभी भी उतना ही है। तो इस डिफरेंस की वजह से जो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इस पाथ डिफरेंस की वजह से ही इंटरफेरेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, which may either be constructive or destructive. The movement of this movable mirror, आप उसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, and this movement of the movable mirror is measured by the helium neon laser. बीम स्प्लिटर के पास ही एक हीलियम नियॉन लेज़र लगा होता है जो इस मूवेबल मिरर की मूवमेंट को मेज़र करता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे अफेक्ट करते हैं? इफ टू बीम्स ऑफ द लाइट और आर ऑफ द सेम वेवलेंथ and are brought together in phase, then the beam reinforces each other. However, if two beams are out of phase, then the destructive interference takes place. Constructive interference is observed at n lambda, where n is the order of the interference, which can be any integer like 0, 1, 2, 3, 4. And lambda is the wavelength. Destructive interference is observed at n plus half into lambda. Here also n is an integer. इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यूज़ हमें मिलेंगी लैम्डा की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो फ्रैक्शन में होगी। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं जहाँ पर पाथ डिफरेंस हमारे पास 0 होगा, मतलब दोनों ही मिरर, स्टेशनरी मिरर और मूवेबल मिरर की जो पाथ होगी वो इक्वल होगी। पर जब हमारे पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा तो हमारा मूवेबल मिरर जो होगा वो मूव करेगा, जिसकी वजह से दोनों पाथ में डिफरेंस ऑब्टेन्ड होगा, जिसे हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इस फिगर की मदद से हम होल टोटल पूरा एक साथ समझते हैं। एक ये हमारे पास IR रेडिएशन सोर्स है, दिस इज द स्टेशनरी मिरर एंड दिस इज द मूवेबल मिरर। रेडिएशन सोर्स से आने वाली लाइट कॉलीमीटर से पास होती हुई बीम स्प्लिटर पर जा रही है। दिस इज द इंटरफेरोमीटर जिसमें हमारे पास बीम स्प्लिटर है, स्टेशनरी मिरर है, मूविंग मिरर है। रेडिएशन सोर्स से आने वाली लाइट कॉलीमीटर से पास होते हुए बीम स्प्लिटर से जाकर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। अगर हमारे पास
मूवेबल मिरर की जो पाथ है स्टेशनरी मिरर के इक्वल है, तो हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा। बट जैसे जैसे टाइम पास होगा हमारा जो मूवेबल मिरर होगा वो मूव करेगा, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट का पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, जिसे हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कहते हैं। और अब यहाँ से जो भी लाइट है वो सैंपल पर पास होगी और फाइनली डिटेक्टर से डिटेक्ट होगी। डिटेक्टर से डिटेक्ट होने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेरोग्राम मिलता है। इंटरफेरोग्राम में हम मिरर पोजीशन को चेंज करते रहते हैं और लाइट इंटेंसिटी को रेडिएशन सोर्स से पास करते होते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके का प्लॉट मिलता है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म, FT स्टैंड फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक का यूज़ करके हम इन इंटरफेरोग्राम को IR स्पेक्ट्रम में चेंज करते हैं। जो IR स्पेक्ट्रम है वो हमें वेव नंबर और एब्जॉर्बेंस के बीच में मिलती है। तो ये हमारी जो स्लाइड है वो सारे इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्शन और कैसा ग्राफ हमें मिलता है वो हमें शो कर रहा है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस FTIR। अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर के कंपैरिजन में जो FTIR है उसमें मोनोक्रोमीटर हम यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो एंटायर रेडिएशन रेंज है वो सैंपल पर पास होती है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि दूसरा इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि हम बहुत सारे इंटरफेरोग्राम को किसी भी सेम सैंपल के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसे हम कंप्यूटर मेमोरी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं और उसे हम बाद में स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके लिए हम इन डिफरेंट इंटरफेरोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो रहता है वो बहुत ही बेटर रहता है, और जो हम FTIR का जो स्पीड है और सेंसिटिविटी है वो बहुत ही हाई होता है। सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ FTIR ओवर डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर, and this is all about FTIR. If you like this video, please do subscribe my channel and share with your friends. Thank you for your time.